जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं। आज का टॉपिक है जी हेपेटाइटिस क्या है, क्यों फैलता है और इसका क्या इलाज है। तो आज हमने बहुत दिनों बाद डॉक्टर साहब को दावत दी है, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इदरीस साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक, शुक्रिया। खैरियत से हैं। आप जानते हैं ये हमारे अच्छे दोस्त हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं बैचलर ऑफ ईस्टर्न एंड मेडिसिन सर्जरी, जो कि एक इमर्जिंग फील्ड है पूरी दुनिया में इस टाइम, क्योंकि लोग उकता गए हैं सारी मेडिसिन खा खा के और वो अब हर्बल की तरफ आ रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक तो हेपेटाइटिस के बारे में ये बताएं कि जो हेपेटाइटिस का मरीज है उसको मोस्ट कॉमन अलामात क्या आती हैं? सबसे पहले जो अलामत उसको आती है ना, वो ये आती है कि उसको थकावट, बिला वजह ही थकावट रहने लग जाती है। उसको लगता है कि मैंने इतना काम तो नहीं किया लेकिन मैं थका थका हूँ। भूख कम लगती है उसको। ठीक है। उसका हाजमा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। और ये उसकी बेसिकली अलामत होती है। उसको वीकनेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। ठीक हो गया। और सर ये मुझे जरा बताइए, वो जो पिलपलाहट सी चेहरे पे आती है, वो जॉन्डिस में आती है, ये कोरिलेट करता है उसके साथ? नहीं, ये इसके साथ कोरिलेट नहीं करता, क्योंकि हेपेटाइटिस 5-6 किस्म का है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है। ठीक है। जो पिलाहट है ये ज्यादातर हेपेटाइटिस ए में, डी में, ई में आती है। बी और सी इसको इसीलिए काला यरकान कहा जाता है कि इसमें पिलाहट नहीं आती। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें से बी और सी में से खतरनाक तो हम जैसे जानते हैं कि सी बहुत ज्यादा खतरनाक है, बी भी खतरनाक है, लेकिन अगर दोनों को देखा जाए, अगर आप साइंस की रूह से, तो आप किसको ज्यादा खतरनाक समझते हैं? देखिए, खतरनाक वो है जो कॉम्प्लिकेट कर जाए। ठीक है। सम टाइम हेपेटाइटिस बी का पेशेंट भी एंड टाइम तक ठीक रहता है, और सम टाइम जो है वो हेपेटाइटिस जो सी का पेशेंट है वो भी ठीक रहता है। हेपेटाइटिस बी का मसला ये है कि एक तो ये बॉडी फ्लूइड से भी फैलता है। ठीक हो गया। इसका नुकसान ये है कि ये बॉडी फ्लूइड से फैलता है। हेपेटाइटिस सी ने फैलना है सिर्फ ब्लड से। कट लगेगा, कहीं ब्लड एक्सचेंज होगा, सिरिंज एक्सचेंज होगी, ब्लेड एक्सचेंज होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज होगा तो फैलेगा। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है वो आपके छींकने से, थूकने से, आपके बाकी बॉडी फ्लूइड से, मेल से फीमेल को, इस तरह से वो बाकी बॉडी फ्लूइड से भी एक्सचेंज हो जाता है। यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट से, सिरिंजों के इस्तेमाल से, और उस तरह इसके से। अलावा हेपेटाइटिस बी का जो बड़ा लॉस है या बड़ा साइड इफेक्ट समझ लें या बड़ा उसकी परेशानी वाली बात समझ लें, वो उसका ट्रीटमेंट नहीं है। हेपेटाइटिस सी अगर हो जाता है तो आप 3 महीने का ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे वो आपका नेगेटिव हो जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी के लिए आपको सालों मेडिसिन खानी पड़ती है, फिर भी ये कंफर्म नहीं होता कि वो ठीक होगा या नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये दोनों ही मुहलिक हैं, जैसा कि आपने अपनी वजाहत में भी वीडियो में बड़ा क्लियरली बता दिया। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस बी और सी की दवाइयाँ खा खा, इंजेक्शन लगवा लगवा लोग थक गए हैं, उनका वक्ती तौर पे आराम आता है। अब तो ओरल मेडिसिन भी आ गई है हेपेटाइटिस बी की। सी की तो खैर अभी आई नहीं है दुनिया भर में, उस पर काम जारी है। डॉक्टर साहब, आज आपने तिब में हमें बताएं कि क्या वाकई ही यकीनन इलाज तो है? बहुत सारे हकीमों ने चूंकि एक नेगेटिव इमेज दिया हुआ है और वो पैसे बटोरने के लिए करते हैं। क्या वाकई आपकी तिब जो है इसका मुकम्मल खात्मा कर देती है हेपेटाइटिस बी और सी का? इसमें ना मैं एक प्रिंसिपल आपको बता देता हूँ, आपको चीज समझ आ जाएगी। ठीक है जी। चाहे कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी वायरस है, कोई भी फंगस है, जो भी पैथोजन है बॉडी में किसी भी किस्म की वो बीमारी फैला रहा है, ठीक है। आप ये बखूबी जानते हैं कि कोई भी पैथोजन किसी भी बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है तो वहां उसको डैमेज करने के लिए, उसको अपनी प्रोपेगेशन के लिए, अपनी रेप्लिकेशन के लिए खास इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होता है। ठीक हो गया। मतलब सम टाइम हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है वो 8-10 साल तक बॉडी में पॉजिटिव आ रहा होता है लेकिन कोई डैमेज नहीं दे रहा होता, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर उसको इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। ठीक है। सेम इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी की भी है। तब ये करती है कि उसकी बॉडी के अंदर उस इन्वायरमेंट को नहीं डेवलप होने देती। ठीक हो गया। वो बिल्कुल बेसिक जिसको कहते हैं रूट काज पे काम करती है। उससे ये होता है कि सम टाइम वो डेड पड़ा रहता है बॉडी में और सम टाइम वो खुद भी डेड हो जाता है। जबरदस्त। या तो वो डॉर्मेंट स्टेज में रहता है हमेशा, या फिर ऐसा ऐसा जब एक किसी भी जानदार को जब खुराक नहीं मिलती तो ऐसा ऐसा वो डेड हो जाता है। तो तिब इस असूल पे काम करती है कि वो लिवर को स्ट्रेंथन करती है, बाकी बॉडी फ्लूइड्स को नॉर्मलाइज करती है, ताकि हर वो मेथड जिसके जरिए कोई वायरस अपनी कॉलोनीज बना सकता है, अपनी रेप्लिकेशन कर सकता है, अपने यूनिट्स बढ़ा के बॉडी को, लिवर को डैमेज कर सकता है, वो उसको माहौल ही नहीं देती, जिससे वो इंसान जो है वो क्योर हो जाता है और ठीक हो जाता है, मुस्तकिल ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जो तिब में आप इसका इलाज करते हैं, इसकी कितनी ड्यूरेशन, वो तो डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली कितनी ड्यूरेशन, ताकि हमारे नाजरीन को ये एक तमाद पैदा हो। हाँ, एक चीज इसमें बड़ी अहम कहना चाहूंगा कि हेपेटाइटिस का पेशेंट अगर ठीक हो भी जाए, बी का हो या सी का हो, अगर वो ठीक हो भी जाता है तो उसको हिपैटो प्रोटेक्टेड
और मतलब लिवर की ताकत की और लिवर की हिफाजत की जो दवाइयाँ वो लेते रहना चाहिए। ठीक हो गया। जहाँ तक बात आती है इलाज की, इलाज में ये है कि जो सिम्टम्स उसको आ रहे थे, जो तकलीफ आ रही थी, जो अलामात आ रही थी, वो अलामात की सिविरिटी के हिसाब से 1 महीने से 3 महीने के अंदर अंदर वो ठीक हो जाता है। माशाल्लाह। ठीक है। ठीक है। और बाकी जो है उसको हम एक तो डाइट प्लान भी देते हैं कि जो चीजें उसके लिए नुकसानदेह हैं, जो उसके लिवर के लिए नुकसानदेह, उसके जिगर को नुकसान दे सकती हैं, ठीक है। तो वो उसको रोक देते हैं, और जो उसको फायदा दे सकती है उसको बता देते हैं। उससे ये होता है कि उसकी पूरी लाइफ की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। यहाँ नाज़रीन मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप एक पढ़े लिखे जो तिब का डॉक्टर है, जिसको तिब कौंसल डिग्री देती है, लाइसेंस देती है प्रैक्टिस का, जैसे कि डॉक्टर अदरीस खान साहब हैं, यानी जिसने बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी में डिग्री की हो, वो चूँकि फिजियोलॉजी, जिगर के काम, जिगर के फंक्शन, जिगर के अंदर मैकेनिज्म क्या होते हैं उनको वो जानता होता है, तो वो बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकता है ज़्यादा दैन वो हकीमों के जो अंदाजे से या पुराने तरीकों से इलाज करते आ रहे हैं। तो जब भी आप किसी हकीम के पास जाएं, खास तौर पे तीब के पास, तो ये देख लें कि उसके पास प्रोफेशनल डिग्री हो, BEMS की, बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी की, ताकि आपका मुकम्मल और सही इलाज हो सके, ताकि आपको पता हो कि वाकई इसकी है। डॉक्टर साहब आखिरी 1-2 सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ। एक आम आदमी है, उसको हेपेटाइटिस नहीं है, BC नहीं है, कोई टोटका तो बताएं कि वो अपने जिगर को डिटॉक्सिफाई कैसे करे, यानी जिगर का अंदर फाजल मादे कैसे खत्म करे, उसको सफाई कैसे हो जाए, कोई प्यारा सा टोटका बता दें हमारे नाज़रीन को। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बेहतरीन जो सबसे मेरी नज़र में है वो ये है कि अगर वो शहद का इस्तेमाल करता है तो इससे बड़ा डिटॉक्सिफायर कोई नहीं है। ठीक है सर, शहद में रोक रहा हूँ, दूध में, पानी में, वैसे पानी में ज्यादा बेहतर है, नीम गर्म पानी में, और सुबह निहार मुंह, डालना और उसमें अगर साथ नींबू का इस्तेमाल करें तो वो भी अच्छा है। ग्रेट हो गया। बाकी जितनी आपके पास सब्जियां हैं, सलाद हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन जहाँ तक आप टोटके की बात करते हैं तो मैं आपको कहता हूँ आप अरके मको लें और अरके कासनी लें, दोनों को मिक्स कर लें, 1 कप सुबह शाम पिए, आपकी बॉडी के हर किस्म के टॉक्सिन जो है वो निकल जाएंगे और आपका लिवर जो है बड़ा स्ट्रेंथन रहेगा। तो डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा इसमें ये टोटके में ये बता दें कि मिकदार कितनी सी, थोड़ी सी बता दिया है ना कि अर्क मको और अर्क कासनी मिक्स कर लेना है। कितना मतलब छोटा चम्मच, बड़ा चम्मच, 1 ग्राम, मतलब 2 बोतलें लेंगे ना, अच्छा बोतलें, अच्छा ठीक है, 2 बोतलें लेके उनको मिक्स करके रख, अच्छा वो लिक्विड है, यानी लिक्विड अर्क है ना, लिक्विड है, वो मिक्स ठीक करके रख लेंगे। उससे आधा कप जो है सुबह, आधा कप शाम में पी लेना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मैं आखिरी सवाल आपसे ये टेस्ट लेस है, ऐसा भी नहीं कि बुरा टेस्ट होगा या ऐसा भी नहीं, वो भी नहीं। जबरदस्त हो गया। तो डॉक्टर साहब ये जो इसके टेस्ट भी बड़े महंगे हैं, PCR, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं जिसकी ट्रीटमेंट चल रही हो, तो कितने दिन बाद तिब से आपके थ्रू ट्रीटमेंट चल रही हो? तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब के जनाब टेलीफोनिकली भी मौजूद हैं, इनका यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अदीस खान के नाम से, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं अपना। फिर इनका क्लिनिक शादी में मौजूद है, डिफेंस में बैठते हैं, स्पिरिट यूनिवर्सिटी में फार्मेसी डिपार्टमेंट के साथ बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मौजूद होते हैं। आप इनसे राय ले सकते हैं, आप इनका इलाज करवा सकते हैं, वेरी इकनॉमिकल और बहुत ही मुफीद जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सर वो टेस्ट फिर आप मतलब क्योंकि PCR 12, 14, 15 हज़ार रुपये का हो गया, तो डॉक्टर तो आए दिन 15 दिन बाद करवाता है, तो आप यूजली क्या रिकमेंड करते हैं लोगों को? ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। अगर पेशेंट सिविरिटी में है तो फिर हम भी मंथली करवा लेते हैं, लेकिन अगर पेशेंट तकरीबन नॉर्मल चल रहा है तो फिर हम उसको कहते हैं कि आप 6 महीने बाद अपना टेस्ट जो है रिपीट करवाइए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हामी नासर। उम्मीद है गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। अपना और इस मुल्क का ख्याल रखें। अल्लाह आपका और हम सबका हामी नासर हो। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।